नमस्कार साथियों। तो आज हमारी क्लास रहेगी सेल एवं बैटरी की भाग 4। इससे पहले हमने भाग 3, भाग 2 और भाग 1 कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने सेलों की संरचना, प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेलों के बारे में पढ़ा है। अब इस भाग में हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। तो हम इसमें बैटरी के बारे में देखेंगे। तो बैटरी कहते किसे हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। अब बात करते हैं, हम सेलों का समूह कर रहे हैं तो उनका संयोजन करेंगे। तो अब बात करेंगे हम सेलों के संयोजन की। जैसे हमने प्रतिरोधों का, प्रेरक का व संधारित्र का संयोजन पढ़ा है, ऐसे हम अब बात करेंगे सेलों के संयोजन की। तो सेलों का जो संयोजन है वो 3 प्रकार से होता है: श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन की। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सेल का जो श्रेणी क्रम है वो इस प्रकार से किया जाता है। ये हमारा पहला सेल, ये हमारा दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ये हमारा लोड हो गया। अब आपको पता है सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जरूर होता है। तो इन सेलों का भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध कैसे कहते हैं? तो आंतरिक प्रतिरोध वो होता है जो सेलों, मतलब जैसे हमने यहाँ से 5 वोल्ट दिया, तो जबकि लोड पर हमें 4.8 वोल्ट प्राप्त हुआ, तो ये बीच में जो कम हुआ है वोल्टेज, वह आंतरिक प्रतिरोध के कारण होता है। तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है, कुछ ना कुछ ही होए पर सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो हम इस आंतरिक प्रतिरोध को छोटे आर से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा ई, सभी सेलों का जो वोल्टेज है वो समान है, ई ई ई। और ये लोड का हमारा प्रतिरोध है वह बड़ा आर है, क्योंकि लोड का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है और इसमें बहने वाली धारा आई है। तो ये हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करते हैं इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो सेल, जैसे हमने देखा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज अलग अलग प्राप्त होता है और कुल वोल्टेज जो होता है वो तीनों का, जैसे यहाँ पे प्रतिरोध होता, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता तीनों का योग होता। तो हमें यहाँ जो श्रेणी क्रम में विभव प्राप्त होगा वह अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि ये सभी सेलों का विभव जुड़ जाएगा, तो हमें उच्च विभव प्राप्त होगा, उच्च विभव। जबकि यहाँ धारा का एक ही मार्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ धारा का एक ही मार्ग है, यहाँ से धारा जाएगी क्योंकि सेलों से धारा जाती है, तो यहाँ पे धारा का एक ही मार्ग है, तो इस वजह से हमें धारा यहाँ कम प्राप्त होगी। तो उच्च विभव निम्न धारा के लिए, निम्न धारा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्रेणी क्रम का। अब इसमें देखते हैं हम कुछ सूत्रों के बारे में जिनसे हम सवाल भी हल करते हैं और परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो अब देखते हैं हम कुल विभव के बारे में। कुल विभव, तो यहाँ जो हमें कुल विभव प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का मान समान है वोल्टेज में, तो यहाँ पे जितने भी सेल है उनको एक सेल से अगर गुणा कर देंगे तो वह हमारे पास कुल विभव आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास n सेलों की संख्या है, उसको हम एक विभव से, अर्थात एक सेल के विभव से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास कुल विभव आ जाता है, अर्थात n e।
जब और यहाँ n क्या है, सेलों की संख्या। अगर हमारे श्रेणी क्रम में 3 सेल हैं या 2 सेल हैं या 4 सेल हैं और समान मान के, तो उनको एक सेल के विभव से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल विभव आ जाएगा। सेलों की n क्या है, सेलों की संख्या। अब बात करते हैं हम कुल प्रतिरोध की। कुल प्रतिरोध, ये हम बात कर रहे हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की, जबकि समांतर क्रम संयोजन में इनके सूत्र बदल जाएंगे। तो कुल प्रतिरोध जो होगा हमारे पास, वो आंतरिक प्रतिरोध प्लस लोड का प्रतिरोध होगा, या लोड का प्रतिरोध कहो या बाह्य प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो आंतरिक प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब आपको पता है यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रतिरोध हैं, जो आंतरिक प्रतिरोध हैं, वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो कुल प्रतिरोध है, तीनों का योग आएगा, तीनों का योग आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिए हमने सेल n माने, तो यहाँ पे भी हम कितने भी सेल n मान लेते हैं, तो यहाँ जो इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध वो n r आएगा, क्योंकि समान है प्रतिरोध, विभव समान है तो प्रतिरोध भी इनका सब समान है। तो इनका जो कुल प्रतिरोध आएगा, आंतरिक प्रतिरोध, वह एन आर होगा, एन आर प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है हमारे पास, बड़ा आर। तो हमारे पास जो कुल प्रतिरोध आएगा वो इस सूत्र से आएगा। यह हमारा कुल विभव का सूत्र है और यह हमारा कुल प्रतिरोध का सूत्र है। और एन क्या है, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या। अब बात करते हैं हम इसमें बहने वाली धारा को ज्ञात करने की। तो कुल धारा आई जो हम निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे उसको कि ओम का नियम से हमने पढ़ा था, आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। आई बराबर V अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल V अर्थात कुल विभव कितना है, NE। तो हमारे पास आ जाएगा NE। तो V अपॉन आर और आर हमारे पास कुल प्रतिरोध कितना है, NR प्लस आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे NR प्लस आर। तो कुल धारा का जो सूत्र आएगा हमारे पास, ये प्राप्त होगा। कुल धारा I बराबर NE अपॉन NR प्लस आर। तो इस सूत्र से हमारे पास क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं परीक्षा में भी, तो इस सूत्र को आप ध्यान में रखें। अब देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो समांतर क्रम का जो संयोजन है सेलों का, वो इस प्रकार से होता है। यह हमारा एक सेल, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध, इसके समांतर क्रम में हम एक और सेल जोड़ते हैं, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध, इसके समांतर क्रम में हम एक और सेल जोड़ते हैं, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध। इन तीनों को हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा लोड, इसमें से जो धारा आ रही है वो आई। तो समांतर क्रम में सेलों का संयोजन इस प्रकार से होता है। ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध समान मान के, इसलिए हम आर 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 देंगे। और सभी का विद्युत वाहक बल समान है, तो ई और ई सभी का समान है यहाँ। तो अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन का यूज़ क्यों किया जाता है। समांतर क्रम में आप जानते हैं, जैसे हमारे पास समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन था, तो उस पर सभी विभव का मान समान रहता है, सभी प्रतिरोधों पर विभव का मान समान रहता है। तो यहाँ पे ई और ई सभी का मान समान होगा, तो यहाँ पे हमारे जुड़ेगा नहीं है, क्योंकि सभी का मान समान होता है। तो कुल विभव हमारे पास आएगा ई, क्योंकि ये भी हमारे पास समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास कुल विभव आ जाएगा ई। कुल विभव आएगा हमारे पास ई। और इस समांतर क्रम का संयोजन क्यों किया जाता है, हमारे पास कुल विभव कितना निकला है, ई, जबकि उच्च धारा, तो निम्न वोल्टेज व उच्च धारा के लिए समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें धारा जुड़ जाएगी जो ज़्यादा हो जाती है, धारा जुड़कर ज़्यादा हो जाती है, जबकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज जुड़कर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें धारा ज़्यादा होती है, उसमें वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, तो इसमें निम्न वोल्टेज व उच्च धारा के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न वोल्टेज
उच्च धारा के लिए, क्योंकि इसमें धारा जुड़कर अधिक हो जाती है। तो कुल विभव आया हमारे पास E। अब बात करते हैं हम कुल प्रतिरोध की। कुल प्रतिरोध, अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध से ही होगा। तो पहले हम निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोधों का योग। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और सभी का मान समान है। तो हमने पढ़ा था प्रतिरोध चैप्टर में कि समांतर क्रम में यदि समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो उनका जो सूत्र है R/N होता है, R/N। तो यहाँ पे भी हम R/M का यूज करेंगे। यहाँ पे M है जो समांतर पथों की संख्या है, समांतर पथ अर्थात 1, 2 और 3, ये 3 समांतर पथ हैं इसमें। तो R/M यहाँ समांतर पथों की संख्या है, प्लस इसका ये तो आया हमारा आंतरिक प्रतिरोधों का योग। अब लेंगे हम इस प्रतिरोध को। तो इन सभी, ये जो प्रतिरोध है ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ का योग, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र योग होता है। तो इन सभी के योग से हम इसको योग कर देंगे तो हमारे पास कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो R/M में हम इस R को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल प्रतिरोध आ जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो R के बटे में हम 1 मान लेते हैं नीचे, इसका हम लसा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M का भाग M में एक बार, 1 को R से किया तो गुणा किया तो R, 1 का भाग M में M बार और M को R से गुणा करेंगे तो MR। यहाँ में तो यह आ गया हमारे पास R प्लस MR/M। M क्या है? समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। अब बात करते हैं हम यहाँ कुल धारा की। कुल धारा अर्थात I कितनी प्राप्त होगी? तो कुल धारा का जो सूत्र है वो ओम के नियम से I बराबर V/R होता है और V यहाँ पे कुल विभव कितना निकला है? E। यह हमारा कुल विभव है, यह हमारे पास निकला E बटे V/R अर्थात R मतलब कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हमारे पास जो निकला है वो ये निकला है, क्या है? R/R प्लस MR/M। हमारे पास जो कुल प्रतिरोध निकला है ये निकला है। अब इसको हम अगर सोल्व करना चाहते हैं आगे तो E ऐसे कैसे रहने देंगे, बटे में इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको हम, ये बड़ा बटा है हमारा, इसको अगर हम इंटू में चेंज करना चाहते हैं तो नीचे वाली संख्या को पलट देंगे। तो इंटू नीचे वाली संख्या को पलटेंगे तो M, फिर ये आ जाएगा MR प्लस MR। तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MER प्लस MR। तो हमारे पास कुल धारा का जो सूत्र प्राप्त होगा वो ये होगा। तो आप चाहे तो ये याद रखें या आप ऐसे याद रखें, I बराबर V/R होता है, V समान होता है, R मुझे ऐसे ज्ञात करना है तो मैं कुल धारा इसके V/R के सूत्र से ज्ञात कर लूँगा तो आपको आसानी होगी। तो ये है समांतर क्रम संयोजन। अब बात करेंगे हम मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो सेलों का जो मिश्रित क्रम संयोजन है उसका मतलब ये है कि कुछ सेल हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और कुछ सेल समांतर क्रम में। हमने माना ये 3 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इनका आंतरिक प्रतिरोध ये है, व इनके समांतर क्रम में हम कुछ प्रतिरोध और जोड़ देते हैं। तो ये हमारा मिश्रित क्रम संयोजन है, इसे लोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे सभी के मान ई हैं, एक ही ईएमएफ है सभी का और सभी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो समान R है।
और इसमें बहने वाली धारा I है। तो ये है हमारा मिश्रित क्रम संयोजन। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है? हमने देखा श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग उच्च विभव निम्न धारा के लिए किया जाता है, समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग निम्न विभव उच्च धारा के लिए किया जाता है। पर यहाँ हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों यूज में ले रहे हैं, तो इसका प्रयोग उच्च विभव व उच्च धारा के लिए किया जाता है। उच्च विभव व उच्च धारा के लिए। अब इसमें हम धारा का जो सूत्र है, हम इसमें कुल विभव ज्ञात कर लेंगे, इसका योग प्लस इसका योग, और जो हमारे पास समांतर क्रम में समान मान आता है इसका योग जो आएगा वही हमारे पास कुल विभव आ जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में इसका जो भी मान आएगा वो भी समान आएगा। तो समान होते हैं तो हमारे पास एक शाखा का हम योग कर देंगे तो हमारे पास कुल विभव आ जाएगा। इसमें हम इसका योग करके पहली शाखा का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे और दूसरी शाखा का योग करके दूसरी शाखा का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, और पहली शाखा दूसरी शाखा के समांतर क्रम में संयोजित तो समांतर क्रम के सूत्र से हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। पर हम इसमें कुल धारा कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुल धारा का जो सूत्र है, इसमें कुल धारा I का जो सूत्र है वो ये है, NME बटे NR प्लस MR। तो कुल धारा का जो सूत्र है वो ये है। या तो आप इसमें पहले कुल विभव निकाल लो और फिर कुल धारा कुल प्रतिरोध निकाल लो, तो I बराबर V/R से आप इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप सोल्व करना, ये कैसे आया, जैसे हमने ये सब सोल्व करें वैसे ही ये भी सोल्व हो जाएगा, तो आप इसे सोल्व करें। अब देखते हैं हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे किसे हैं? तो लोड पर प्राप्त विभव, हमें जो लोड पर प्राप्त विभव होता है वह स्रोत विभव जिससे हम विभव दे रहे हैं उस विभव से सदैव कम होता है। तो इस कम होने का कारण क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो लोड पर विभव, लोड पर विभव स्रोत विभव से सदैव कम होता है, सदैव कम प्राप्त होता है। इसका कारण आंतरिक प्रतिरोध ही है। आंतरिक प्रतिरोध ही है। इसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो ये हमारा एक सेल है, इसमें हमें एक आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमारा सेल का, और हमने एक लोड लगा दिया, ये हमारा लोड है। तो इधर से ये धारा देगा, इसको ये आ जाएगा। तो ये जो सेल है वो हमारे पास 5 वोल्ट का है, जबकि हमारे पास जो लोड पर प्राप्त विभव हो रहा है वो 4.8 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। ये 5 वोल्ट है, हमारे पास यहाँ 4.8 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो ये कम हुआ है वोल्टेज, वो किस कारण से हुआ है? वो आंतरिक प्रतिरोध से हुआ है। तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ये थोड़ा बहुत ले लेता है, इस वजह से ये यहाँ पे हमको लोड पे कम वोल्टेज प्राप्त होता है। अब हम इस जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं, ये जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है R बराबर, तो R बराबर ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा था? R बराबर V/I, R बराबर V/I। तो यहाँ पे हम निकालेंगे V पहले। तो इस पर कितना विभव आ रहा है? इस प्रतिरोध पर, आंतरिक प्रतिरोध पर, छोटे से आंतरिक प्रतिरोध पर कितना विभव आ रहा है पहले ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट ये दे रहा था, इसको यहाँ से भी गया यहाँ से भी गया, हमारे पास इस पर कितना बार प्राप्त हो गया? 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। तो 4.5 वोल्ट ये दे रहा था और हमारे पास 4.8 वोल्ट प्राप्त हुआ। तो बचा जो विभव वो इस पर हुआ,
तो 4.8 वोल्ट तो इस पर आ गया, और इसमें से 5 में से 4.8 घटा देंगे तो हमारे पास इस पर आ जाएगा, जो आएगा 0.2 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट हमने कैसे ज्ञात किया कि स्रोत का विभव माइनस लोड का विभव। तो इससे हम सूत्र बना सकते हैं, ये E माइनस वी, ये हमारा V है जो वोल्टेज प्राप्त हुआ है, और ये हमारा EMF अर्थात जो प्रोड्यूस करा हमने। तो E माइनस वी अपॉन आई, आर का जो सूत्र था R बराबर V अपॉन आई, इस पर जो विभव आ रहा हमने ज्ञात कर लिया V E माइनस वी से बटे आई इसमें बहने वाली धारा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे भी सवाल आ जाते हैं, तो आप इस सूत्र को ध्यान में रखें। अब बात करेंगे हम सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहला आता है प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अर्थात जितना ज़्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उतना हमारे पास विद्युत वाहक बल अधिक प्राप्त होगा। तो प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है वो जो छड़ हम लगाते हैं सेल में, वो थोड़ी मोटी लगाएंगे तो हमारे पास कुल ज़्यादा विभव प्राप्त होगा, पतली लगाएंगे तो कम विभव प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो प्लेटों के बीच के दूरी पर, अर्थात हमने जो दो छड़ें लगाई है, एक एनोड की और एक कैथोड की, अगर उसकी हम दूरी ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास कम विभव प्राप्त होगा, यदि पास रखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा विभव प्राप्त होगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर। नेक्स्ट सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो निर्भर करता है वह है सांद्रता पर। सांद्रता पर, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो कितना गाढ़ा है, वह कितना पतला है, उस पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान पर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, कि हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग कर रहे हैं, इस पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, आदि चीजों पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अब बात करते हैं हम बैटरी की क्षमता के बारे में, कि बैटरी की क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं और बैटरी की क्षमता कैसे होती है। तो बैटरी की जो क्षमता होती है उसे एम्पियर हावर में नापा जाता है, AH अर्थात एम्पियर हावर। एम्पियर हावर में हम बैटरी की क्षमता को मापते हैं। अब बैटरी की जो क्षमता हम नापते हैं वो डिस्चार्जिंग की दर पर निर्भर करती है। तो बैटरी की क्षमता डिस्चार्जिंग की दर पर, बैटरी की जो क्षमता होती है वो डिस्चार्जिंग की दर पर निर्भर करती है। दर पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं जो बैटरी की क्षमता होती है वो दो प्रकार की होती है। बैटरी की क्षमता भी दो प्रकार की होती है। पहली पूर्ण क्षमता और दूसरी है सामान्य क्षमता। तो बैटरी की क्षमता दो प्रकार की होती है, पूर्ण क्षमता और सामान्य क्षमता। अब बात करेंगे हम सबसे पहले पूर्ण क्षमता के बारे में।
तो पूर्ण क्षमता कहते किसे हैं? तो पूर्ण चार्ज से पूर्ण डिस्चार्ज तक मापी गई क्षमता पूर्ण क्षमता कहलाती है। पूर्ण चार्ज से पूर्ण डिस्चार्ज, पूर्ण डिस्चार्ज पर मापी गई क्षमता, मापी गई क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण क्षमता। अब देखते हैं हम दूसरा प्रकार, सामान्य क्षमता। तो सामान्य क्षमता वह होती है जो पूर्ण चार्ज से 90% डिस्चार्ज तक बैटरी की मापी गई क्षमता। पूर्ण चार्ज से 90% डिस्चार्ज तक मापी गई क्षमता क्या कहलाती है? सामान्य क्षमता। अब देखते हैं हम बैटरी की दक्षता के बारे में। बैटरी की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी। तो बैटरी की जो दक्षता होती है वो भी दो प्रकार की होती है। पहला एम्पियर हावर में और दूसरा वाट हावर में। तो बैटरी की क्षमता भी दो प्रकार की होती है, पहला एम्पियर हावर में या वाट हावर में। बैटरी की जो एम्पियर हावर में क्षमता होती है वह अर्थात बैटरी की दक्षता होती है वह 80 से 90% होती है। दक्षता 80 से 90% होती है, जबकि वाट हावर में जो दक्षता होती है वह 70 से 80% होती है। 70 से 80%। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि बैटरी की दक्षता जो होती है वो एम्पियर हावर में ज़्यादा होती है या वाट हावर में, तो एम्पियर हावर में वो ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? 80 से 90%। अब बात करते हैं इनके सूत्रों की कि एम्पियर हावर में क्या सूत्र है और वाट हावर में क्या सूत्र है। तो आपको दक्षता पता है, दक्षता किसे कहते हैं? आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, उस सूत्र से ही हम इन दोनों की क्षमताएं, दक्षताएं निकालेंगे। तो एम्पियर हावर में तो हम पहले निकालेंगे आउटपुट कितना दे रहे हैं। तो आउटपुट क्या होता है? बैटरी, बैटरी से हम धारा लेते हैं, विभव लेते हैं, तो डिस्चार्जिंग होती है बैटरी। तो डिस्चार्जिंग की दर ही यहाँ पे आउटपुट होगा। तो डिस्चार्ज वो किस में? एम्पियर में, इंटू टी अर्थात समय, वो है हमारा घंटे में। एम्पियर हावर की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए घंटे में आएगा। बटे अब इनपुट, इनपुट क्या देते हैं हम? चार्जिंग उसको, तो चार्ज से संबंधित आएगा। चार्ज एम्पियर में इंटू टी घंटे में। तो ये हमारा होगा एम्पियर हावर का सूत्र। अब बात करते हैं वाट हावर के लिए। तो वाट हावर में जो आउटपुट बटा इनपुट से निकालेंगे, तो आउटपुट जो दे रहे हैं हम, ले रहे हैं आउटपुट हम लेते हैं उससे बैटरी से, तो वो वाटेज में डिस्चार्जिंग की दर और टी घंटे में। तो डिस्चार्ज वाट में इंटू टी घंटे में बटा इनपुट, इनपुट क्या है? चार्जिंग, तो चार्ज वाट में इंटू टी अर्थात समय घंटे में। तो ये हमारे दक्षताएं थी जो दो प्रकार की होती है, एम्पियर हावर और वाट हावर। एम्पियर हावर में 80 से 90% दक्षता होती है और वाट हावर में दक्षता 70 से 80% होती है। अगला टॉपिक आता है हमारा बैटरी की चार्जिंग विधियों के बारे में। तो बैटरी की चार्जिंग विधियाँ। तो बैटरी की जो चार्जिंग विधियाँ हैं वो 4 प्रकार की है। बैटरी की चार्जिंग विधियाँ 4 प्रकार की है। पहला जो आता है हमारे पास, स्थिर धारा चार्जिंग।
या स्थिर धारा चार्जिंग विधि। दूसरा जो है हमारे पास स्थिर विभव विधि, स्थिर विभव विधि। तीसरा है हमारे पास ट्रिकल चार्जिंग विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि। और चौथा है हमारे पास रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर विधि। तो ये 4 प्रकार की विधियां हैं जिससे हम बैटरी को चार्ज करते हैं। हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्थिर धारा विधि। अब देखेंगे हम बैटरी चार्जिंग की फर्स्ट विधि स्थिर धारा विधि के बारे में। तो इसमें बैटरी के दोनों टर्मिनलों पर स्रोत को संयोजित किया जाता है। वह एक परिवर्तित प्रतिरोध की सहायता से धारा के मान को कम व ज़्यादा किया जाता है या स्थिर रखा जाता है। तो इसमें एक बैटरी होती है जिसके दोनों टर्मिनल पर स्रोत को संयोजित कर देते हैं। वह एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से धारा के मान को कम या ज़्यादा करते हैं या स्थिर रखा जाता है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इससे चार्ज करने में समय लगता है। स्थिर धारा विधि से चार्ज करने में समय जरूर लगता है, परंतु बैटरी की दक्षता बढ़ जाती है और प्रारंभ से अंतिम तक धारा का मान एक समान रहता है। तो इससे स्थिर धारा विधि से चार्ज करने में हमें बहुत फ़ायदा होता है। और इस विधि में एक से अधिक बैटरी को चार्ज करने के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। अब आती है हमारे पास दूसरी विधि स्थिर विभव विधि के बारे में। तो इसमें वोल्टेज का मान एक समान रखा जाता है, जबकि स्थिर धारा विधि में हम धारा का मान एक समान रखते हैं। इसमें वोल्टेज का मान एक समान रखा जाता है, परंतु जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है धारा का मान कम होता जाता है। इसमें एक से अधिक बैटरी को अगर जोड़ना पड़ता है तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरी विधि है ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो इसका प्रयोग तब करते हैं जब बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाती है। इस विधि में चार्ज करने के लिए बैटरी को कुल धारा का 2 से 3% धारा प्रदान की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 2 से 3%, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रिकल चार्जिंग विधि में धारा का कितना परसेंट दिया जाता है। तो 2 से 3%, जिसके कारण प्लेटें नहीं मुड़ती। वरना हम ज़्यादा धारा देंगे तो प्लेटें मुड़ जाएगी और हमारे पास बकलिंग दोष आ जाएगा। तो इस विधि में काफ़ी अधिक समय लगता है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट चार्जिंग विधि के बारे में, जो है रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर विधि का हमारा एसी को डीसी में परिवर्तन करके, रेक्टिफायर द्वारा हम एसी को डीसी में परिवर्तन करते हैं जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है। और इस विधि का प्रयोग ही हम मोबाइल, लैपटॉप व बैटरी के लिए ज़्यादातर करते हैं। तो ये थी हमारी चार्जिंग की विधियाँ। अब बात करते हैं हम बैटरी की चार्जिंग अवस्था के बारे में। बैटरी की चार्जिंग अवस्था। तो बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था उसको नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था हमें इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व या इसे हम आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व के मान से निर्धारित करते हैं। तो बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था हम विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व के मान से निर्धारित करते हैं। अब ये जो विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है और उसे मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो हम देखते हैं पूर्ण चार्ज अवस्था के बारे में। तो पहली अवस्था आती है पूर्ण चार्ज अवस्था। तो यदि बैटरी पूर्ण चार्ज है तो विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व का मान जो होगा वो 1.25 से 1.28 तक होगा। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व जो है वह मात्रकहीन राशि है, इसलिए
मैंने डायरेक्ट 1.25 से 1.28 लिखा है। अब बात करते हैं हम अर्ध चार्ज अवस्था, अर्थात कोई बैटरी आधी चार्ज है तो कितना मान दर्शाएगा, तो 1.2 से 1.23 तक विशिष्ट गुरुत्व होता है। अब बात करते हैं हम डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज अवस्था में 1.18 से कम हो, यदि हाइड्रोमीटर में अपेक्षित गुरुत्व या विशिष्ट गुरुत्व का मान 1.18 से कम हो तो वह बैटरी डिस्चार्ज कहलाती है। अब देखेंगे हम बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच की विधियां। बैटरी की चार्जिंग अवस्था, चार्जिंग अवस्था की जांच की विधियां। तो बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था की जांच की विधियां वो दो प्रकार की है, सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोमीटर द्वारा। हाइड्रोमीटर द्वारा तो ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें ये इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। यहाँ पे एक कांच की नली होती है, यहाँ पे एक रबड़ का एक बल्ब जैसा लगा रहता है जिसको हम दबा भी सकते हैं, और यहाँ पे एक नली होती है। इस नली से हम इसको दबाते हुए वेंट प्लग के माध्यम से बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं। इसमें पहले दबा के डाला जाता है, फिर उसे छोड़ देते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है। फिर उस यहाँ पे एक पैमाना होता है, यहाँ पे एक पैमाना रखा जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट में डूब जाता है। अगर वो ज़्यादा एक उसका मान हम देख के बैटरी की चार्जिंग अवस्था के बारे में पता करते हैं, तो इसके द्वारा बैटरी का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। तो इसके द्वारा बैटरी का आपेक्षिक घनत्व नापते हैं। तो यही है बस हाइड्रोमीटर विधि। अब आती है हमारे पास चार्जिंग अवस्था जांच की दूसरी विधि। हाई रेट डिस्चार्ज विधि या हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो यह हमारी दूसरी विधि है। इस टेस्टर में ये एक उपकरण होता है जिसमें दो कनेक्टिंग लीड होती है। हम एक को धन सिरे से व एक को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, और इसमें इंडिकेटर लगे रहते हैं जो लाल, पीला व हरा रंग दर्शाते हैं। उस इंडिकेटर को देख के हम बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच कर लेते हैं। तो इसमें दोनों कनेक्टिंग लीड को एक से धन से व दूसरे को ऋण से जोड़ते हैं। फिर इंडिकेटर के रंग को देखकर चार्जिंग अवस्था का पता लगाते हैं। चार्जिंग अवस्था का पता लगाते हैं। तो ये जो इंडिकेटर होते हैं वो लाल, पीला व हरा रंग दर्शाते हैं। तो लाल अर्थात रेड, तो अगर रेड रंग दर्शाते हैं तो वह बैटरी डिस्चार्ज है। यदि ये येलो रंग दर्शाते हैं तो वह हाफ चार्ज है। यदि ये ग्रीन रंग दर्शाते हैं तो बैटरी चार्ज है। अब बात करते हैं हम इसके खास पॉइंट्स की। तो यदि
इस उपकरण को हम बैटरी से ज़्यादा देर से कनेक्ट रखते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। यदि इसे अधिक देर तक कनेक्टेड रखा जाए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये थी बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच की विधियां। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर सेल एवं बैटरी समाप्त होता है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।